नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने गए जिले के एक बुजुर्ग और एक महिला की मौत हो गई। मृतकों का शव घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महिला अतरौलिया थाना क्षेत्र और बुजुर्ग व्यक्ति कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के गणपतपुर मिश्रौलिया निवासिनी रविकला पत्नी महेंद्र मिश्र 58 वर्ष अपने गांव के ही दर्जनों लोगों के साथ मौनी अमावस्या के दिन संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची थी, लेकिन 28 जनवरी की रात हुई भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठी। साथ में गए लोग भी अपनों से बिछड़ गए और पूरी रात इधर उधर भटकते रहे। काफी खोजबीन के बाद भी जब रवि कला का कोई पता नहीं चला तो करीमनगर अंबेडकर नगर निवासी रिश्तेदार रवि प्रकाश के यहाँ परिजनों ने फोन किया। रवि प्रकाश इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करता था। जब उसे सूचना मिली कि रवि कला नहीं मिल रही है तो वह अपने कुछ साथियों के साथ दारागंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई और कई सेक्टरों में जाकर अलाउंस भी कराया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। तत्पश्चात पुलिस कर्मियों ने उसे स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल जाकर पता करने की सलाह दी। वहां काफी खोजबीन करने के बाद रवि कला की पहचान मृतका के रूप में हुई। रवि प्रकाश पांडे ने बताया कि वह पूरी रात अपनी दादी को इधर उधर खोजता रहा। थक हार कर जब वह स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचा तो वहां घायलों की लंबी कतार थी। वहां पुलिस कर्मियों ने बताया कि अस्पताल में कुछ डेड बॉडी रखी गई है, वहां जाकर पता करो। रवि प्रकाश पांडे ने बताया कि जब वहां देखा तो केवल 12 लोगों के नाम लिस्ट में चस्पा किए गए थे, लेकिन अंदर जाकर जो देखा वह काफी भयावह था। 100 से 150 लोगों की लाशें लावारिस हाल में पड़ी थी। उनमें से किसी तरह वह अपने दादी रवि कला की पहचान किया। तत्पश्चात बृहस्पतिवार की देर रात एम्बुलेंस के माध्यम से मृतका रवि कला के शव को अतरौलिया थाना क्षेत्र के गणपतपुर मिश्रौलिया गांव लाया गया, जहां शव पहुंचते ही लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कुंभ की व्यवस्था को कोसते हुए आप बीती बताई। मृतका की सगी बहन थिरई पट्टी गांव निवासी इंद्रावती भी बहन के साथ गई थी, लेकिन वह अपनी बहन से बिछुड़ गई और किसी तरह अपने घर पहुंची। मृतका के पास 2 लड़के रत्नेश व इंद्रेश तथा 2 पुत्री नीरज व धीरज है। पति महेंद्र मिश्रा घर पर ही रहकर खेती किसानी का कार्य देखते हैं। वहीं घायलों में गांव निवासी विश्वनाथ मिश्र, विजय, मंजू, रानी आदि लोग भी किसी तरह अपने गांव पहुंचे। इस विभत्स मंजर का आंखों देखा बयान सुन लोग सिहर जा रहे हैं। दरअसल मेरी माता जी नहाने गई थी, वहाँ 28 तारीख को गई थी। फिर 28 तारीख रात में जब वहाँ घटना स्थल पर जब भगदड़ मची, भगदड़ के दौरान मेरी माता जी गिर गयी। गिरने की वजह से दब गयी। दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन और लोग थे उनके साथ? उनके साथ हमारे गांव के स्नात मास्टर थे, उनकी पत्नी, उनके बेटी, उनका नाम मंजू था, उनका लड़का जो कंडक्टर वो बस लेके गया था उनका नाम विजय है, और उनके विजय के दोनों बच्चे, एक रानी नाम की बच्ची है और एक गुड्डू नाम का लड़का है। ये सब लोग कैसे हैं? ये लोग जो है साथ में थे और उन लोगों की हालत फिलहाल गिरने की वजह से उनको भी चोट चपेट आई थी। बाकी वो लोग सही हैं। हमारी मम्मी जो वही दब के मर गई, हमारी माता जी मर गई। मेरा नाम है। ये रात 2 बजे भगदड़ हुआ, लेकिन मुझे पता शाम के टाइम 3 बजे फ़ोन आया फूफा जी का। उसके बाद मैंने दारागंज गया। मुझे पहुंचने में 8-9 बज गए दारागंज पहुंचने। उसके बाद वहाँ गुमशुदगी लिखाया,
ये घटना कैसे हुई? आप वहाँ मौजूद थे, किस तरह से ये घटना मैं हुई? अपने रूम पे था, लेकिन मेरे लॉज के कुछ स्टूडेंट वहाँ गए थे संगम के पास। उन्होंने जब फ़ोन आया तो वो बताया, मैंने कहा कि दारागंज चलना, तो वो लोग बताए कि वहाँ भगदड़ हुआ, वहाँ जाने लायक नहीं सिचुएशन इस टाइम। तो मैंने ऐसी सी बात बताया कि मतलब कोई है इस टाइप से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, मेरे साथ 2-3 लोग गए हम लोग। फिर सेक्टर वाइज हम लोग दारागंज में ढूंढने लगे, अलाउंस करवाएँ, फिर गुमशुदगी लिखाया 8-9 बजे रात में वहाँ पहुँचकर। किसकी गुमशुदगी आपने लिखाया वहाँ पे? मिस रवि मिश्रा जी का। मिश्रा जी का। क्या लगती है वो आपको? मेरी दादी लगती है, फूफा जी की मम्मी लगती है। सूचना कैसे मिली आपको? फूफा जी ने कॉल करके मुझे बताया 3 बजे शाम को। तो आप सबसे पहले कहाँ गए? पहले मैं दारागंज गया, वहाँ गुमशुदगी लिखाया, उसके बाद फिर अनाउंस करवाया 5-6 सेक्टर में जाके, जहाँ तक मैं पहुँच सका। उसके बाद फिर रात हो गई, 2-3 बज गया, फिर मैं रूम पे आया, फिर सुबह मैं गया, फिर दारागंज अनाउंस करवाया। अनाउंस करवाने के बाद फिर एक एसआई बोले कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी, नहीं दिखी वहाँ फिर दादी। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। तो फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फ़ोटो लगे थे, लेकिन 12 फ़ोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज़ थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपनी आँखों? 150-200 डेड बॉडीज़ थी। इसके बाद मैं वहाँ गया, तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर मैं फेस पहचाना, फिर एसआई से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ से कोई साथ नहीं जाता था। तो पहचाना, फिर मैंने पापा को रिसीव करके ले गया वहाँ। फोटो वहाँ कितनी लगी थी? सिर्फ 12 फ़ोटो लगी 12 थी। फोटो, डेड बॉडी 150। हाँ। वहाँ पर प्रशासन ने कितना मदद किया आपको ढूंढवाने में या सहायता में? पूरी मदद किया, साथ साथ मतलब जैसा मैं कह रहा था वैसा कर रहे थे प्रशासन। मतलब मिल गई? हाँ। वहाँ की घटना तो बहुत दर्दनाक रही। एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से जाइए, उसी से निकलिए, ये बहुत गड़बड़ था। घटना कब हुई? रात में कब हुई? और 1:45 बजे हुई है। कैसे हुई? और हल्ला मचा, सभी लोग भागे हैं। उसी में हमारी औरत दब गई, बेटी दब गई, और जो मरी है वो भी दब गई। उसके ऊपर से आदमी दौड़ने लगे, और लाश हमारी औरत के ऊपर 2 ठो फेंक दिया गया, दाहिने पैर पर, बाएं पैर पर, और दाहिने पैर पे एक औरत आके बैठ गई। तो किसी तरह से पुलिस आई और उसको फेंक वोंक करके और उठाई। भागदौड़ समय पुलिस मौजूद थी वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं। अब हम वहाँ तो भीतर थे नहीं, हम बाहर में बच्चों को लेकर खड़े थे। 2 हमारे बच्चे थे, उनको लेकर खड़े थे। हाँ, घाव लगने में नवरंगी पत्नी विश्वनाथ, ग्राम गणपतपुर, अतरौलिया आजमगढ़। घाव लगने में मंजुलता मेरी बेटी थी, और उस पदमपुर ब्याही गई थी, वो भी पूरी तरह से घायल है। तो छोटे लोगों को कुछ उपचार किया गया वहाँ पे या नहीं किया? वहाँ कौन करेगा? कुछ दूर गई जब, तभी एक जगह पानी मिला, और वही अनाउंस करने वाला वही दवा खिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया। हाँ, तमाम दावे किए जा रहे थे, प्रशासन की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे। क्या चूक हुई वहाँ? जो वहाँ चूक यही हुई है, यदि वनबे रास्ता करके भेजते, इस रास्ते से जाइए, नहाइए, इस रास्ते से निकलिए, तब परेशानी नहीं थी। खुश रहा बाबू, तब परेशानी नहीं थी। हमको तो हमारा अनुभव जो काम कर रहा है वही सही है। और एक ही साथ सभी लोग उसी में जा रहे हैं, उसी में से आ रहे हैं। बताइए, रुके कि भीड़? बहुत भीड़ थी। आपको क्या लगता कितने लोग की कैजुअलिटी हुई होगी इस हादसे में? हमार तो देखले में हमार बेटिया बतावत रहा, वही देखले है, कहले 50 मनई ऐसे सुतावल है। जही निकल गई ने दोनों मिला, महतारी दियवा, तो 50 मनई वही बथुआ रहने सुतावल, जहाँ नहीं गिरल रहना। तो रहने के मुँहा लखे लगने की जो मरल हमी, यानी कि महेंद्र की पत्नी, वो हमी किनाए हमें, तो हम ना रहनी और पीछे रहनी। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गोपालगंज खालिसपुर गांव के रहने वाले दयाशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय विक्रमा सिंह उम्र 67 वर्ष 28 जनवरी को महाकुंभ स्नान करने अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे, जिनके पास 3 पुत्र श्री भगवान सिंह, अजय सिंह तथा राम आश्रय सिंह तथा 2 बेटियां प्रियंका सिंह, रंभा सिंह हैं। सभी लोग अपनी रोजी रोटी किसी तरह से चला ले रहे हैं।
पर कुंभ के स्थान में जो भगदड़ हुई। भगदड़ के समय पत्नी प्रमिला और पति दयाशंकर सिंह का साथ छूट गया। पत्नी प्रमिला पति दयाशंकर सिंह को खोजते हुए रोती बिलखती रही तथा बार बार अनाउंस कराती रही, लेकिन कहीं पर भी दयाशंकर सिंह का पता नहीं लगा। जब मुझे पता लगा कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, भगदड़ में उनकी भी जान चली गई। मानो ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना घर पर दी गई तो यहाँ से कई लोग प्रयागराज गए। रोड जाम होने के बाद गंतव्य स्थान तक पहुँचने में विलंब हुआ। शुक्रवार सुबह 5 बजे के आसपास मृतक शरीर दयाशंकर सिंह का शव जैसे ही घर पर आया, क्षेत्र के लोगों का तांता लग गया। घर में कोहराम सा मच गया। देर शाम उनका अंतिम दाह संस्कार ऋषि दुर्वासा धाम पर किया गया। ऐ मेरे पैर के छालो, तुम लहू उगलो। कुछ लोग मुझसे मेरे सफर के निशा मांगेंगे। जी हाँ, ये आंखें आज कुछ ऐसी ही कहानी कह रही हैं। आपको बता दें कि जनपद से भी कई परिवार महाकुंभ में संगम स्नान करने गए हैं। बुधवार की सुबह जब उनके परिजनों को कुंभ में हादसे की खबर लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी ने फोन करना शुरू कर दिया। नंबर न मिलने पर धड़कनें बढ़ गईं। फोन लगते ही परिजनों ने तुरंत वापसी करने की बात बोली। वापसी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि भीड़ की वजह से लाखों वाहन 18 से 20 घंटे तक वाहनों के साथ सड़कों पर फंसे रहे। इस दौरान भूख प्यास से लोग तड़पते रहे। प्रयागराज बॉर्डर से लेकर जगह जगह बनाए गए होल्डिंग एरिया में पुलिस और प्रशासन की टीमें वाहनों को रोकने में आज भी लगी हुई हैं। 2 दिन से रोक रोक कर गाड़ियों को प्रयागराज से पास कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि जाम के चलते वे रात भर रुके थे, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी पूछने नहीं आया। कुव्यवस्था इस कदर थी कि साधन बंद होने के कारण उन्हें सड़कों पर फुटपाथ के किनारे सोना पड़ा। जो खुशनसीब श्रद्धालु जनपद तक 40-45 घंटे की यात्रा करके पहुंच भी गए, अब उन्हें आगे अपने गंतव्य जाने का साधन नहीं मिल रहा। वहीं परिवहन निगम की बसें अब प्रयागराज रवाना की जा रही हैं। हालांकि यात्रियों के साथ साथ कर्मियों को भी पता नहीं है कि अभी जाम खुला है अथवा नहीं। स्नान के लिए गए, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं था। बस हम लोगों को मिला नहीं, प्राइवेट बस पकड़ना पड़ा। जैसे हम लोग 14-12 में थे, अब वो जाने के लिए हमको झूठी, लेकिन वो कन्वर्ट कर दिया कि नहीं इधर जाइए। उधर गए तो वहाँ पर कोई साधन नहीं है, सब प्राइवेट वाले वही पार्किंग बनाए थे, उसी में जब वो मिल गया। कितने बजे कल बस में बैठे हैं? अब कल परसों बस में बैठे थे। अब परसों 3 बजे के लगभग शाम को। हाँ, लेकिन बस वहाँ हिला नहीं वहाँ से। आज कब बजे पहुँचे हैं? अब आज जो ही पहले जौनपुर आगे बस खराब हो गई, वहाँ से फिर जौनपुर से टेम्पू से आए। अब यहाँ से भी कोई साधन नहीं है। बस मतलब आपको लगभग 40 घंटे लग गए। हाँ, 9 घंटा के लगभग 8 घंटा सहसों में लगा है। तो ये कितने लोग आप लोग गए थे परिवार के साथ? अब हम कई लोग हमारे अलग अलग कैसे जैसे गाड़ी से गए थे, हम अकेले गए थे। मतलब बहुत आप लोग को समस्या का सामना करना बहुत दिक्कत बहुत हुआ है। प्रशासन कोई सुविधा नहीं मिली। कोई दिक्कत बहुत हुआ है। बहुत दिक्कत। जो उसमें आपके बस में बैठ गए 11 बजे का, हमारे एक रिश्तेदार थे, बस में बैठ गए। जहाँ पर कल ब्रिज वाला जो था, वहाँ बस उतार देते थे लोग, लेकिन वहाँ से आने के बाद कोई बस वहाँ नहीं। दूसरा जगह की तरफ से कोई सुविधा नहीं हो भाई। अब मिला या नहीं मिला, बस अगर मिल भी गया लेकिन जाम है। अच्छा, उसके बाद भी वो 11 बजे के बैठे, कल वो जा करके शाम को क्या घंटे में आप आजमगढ़ आए प्रयागराज से? 40 घंटे लगा। और अब समझ लीजिए वही 3 बजे शाम को चले। आज 1-1.5 घंटा हमको जौनपुर में लगा। जौनपुर में उसके बाद हम टेम्पू से आए हैं। जौनपुर से कई बजे पहुँचे हैं? यहाँ से आधा घंटा हुआ। तो लगभग 45 घंटा 40 घंटा लगा। ठीक। कहाँ से आ रहे हैं आप? इलाहाबाद से। अच्छा, कहाँ जाना है? गोरखपुर। तो इलाहाबाद से यहाँ कैसे आए? किस डिपो से आए? ये आजमगढ़ डिपो से। तो उसके बाद यहाँ बस नहीं मिल रही है? अब यहाँ तो अभी भर गई है, उसमें है, फिर लगाएंगे तो मिलेगा। तो आप लोगों का टिकट लगा है जो बस से आए हैं? हाँ। कैसा हाल है, कैसा मंजर वहाँ देखने? वहाँ तो भीड़ बहुत है। अमावस्या के स्नान में? हाँ, स्नान करके तब हम लोग चले शाम को। उसके बाद झूसी पर आए। अब झूसी पर बस की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहीं सब लोग रात भर सोए बाहर अपना।
कितनी फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अरे अब कठिनाई तो जो पड़ल तो सब रहबे कर, मान लीजिए बाहर सोए हैं सब लोग तो क्या किया जाएगा। कितने लोग गए थे आपके साथ परिवार के? तो हम लोग 14-15 लोग थे। 15 लोग थे। और बहुत मतलब खाने पीने का भी दिक्कत रहा होगा। और सोने नहीं का- सोने के तो दिक्कत रहल, ऐसे कि सब फुटपाथ है पर सड़क के किनारे अपन पेड़े पालों के नीचे जहाँ रहल हम रहल वहाँ। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं रहा शासन? नहीं, सरकार ने तो व्यवस्था की थी लेकिन जाम था, जाम में सब फंस गए थे। अरे वो तो बात हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यह है कि जाम में मतलब की वजह से व्यवस्था सब बेकार। अरे कल 11 बजे के बैठे बैठे हम लोग सुबह करीब में 100 आ करके उसके बाद थोड़ा सा जाम खत्म हुआ है। जाम 100 हम लोग आए हैं कम से कम 10 बजे करीब। रात नहीं दिन में, आज कल 11 बजे दिन के बैठे बैठे। मतलब आप लोग 24 घंटे बाद यहाँ जम रहा है? हाँ 24 घंटे में हम लोग आ रहे हैं बैठे बैठे रात भर। रास्ते भर जाम मिला आपको? हाँ रास्ते बस 10 फरक घुस के फिर बंद, 10 फरक घुस के फिर बंद, कहीं कहीं तो 2-2 3-3 घंटा बंद हो गई। अब खुल गया है जाम, कुछ लगा कि नहीं? अब नहीं खुला है तभी न हम लोग आए हैं। हाँ। अभी इधर तो बसें फूलपुर के पास कम से कम 50 बसें खड़ी थी उधर जाने के लिए, लेकिन अब प्रशासन जैसे छोड़े इन लोगों को, जैसे जैसे लोग जाएंगे। 9 घंटा का एग्जाम ठीक। हाँ वही तो थे, उसी में हम लोग भी थे। हम भी थे। जानकारी मिली है कि प्रयागराज के लिए बस जा रही है? हाँ जा रही है बस। किसने बताया? आजमगढ़ के अधिकारियों ने। आप लोग पैसेंजर लेके और प्रयागराज जाने की तैयारी में? हाँ जाम खुल गया, जानकारी मिली है? बस ऐसे ही मिली है, जो मिली है कि गाड़ी जा रही है, ये हमें पता नहीं है कि काम खुला है नहीं खुला है। तो आप लोग रवाना हो रहे हैं? जी रवाना हो रहे हैं। आजमगढ़ लाडगढ़। तो कहाँ जाना है आपको? इलाहाबाद जाना है हमको। इलाहाबाद जाना है। बस ये 2 दिन आज जानकारी मिली है जाने की? 2 दिन नहीं चल रही थी? नहीं मुझे जानकारी नहीं मिली थी, मुझे आज ही जाना ही था इसलिए आज जाना था और आज आप लोग मिल गई है। हाँ। तो जो महाकुंभ में भगदड़ वगैरह हुई उसकी वजह से जाम लगा हुआ था, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी मैं 1 हफ्ते से घर पे ही आके बैठी थी। क्या करती है? यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर अपर निदेशक ने मामले की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ से कराई तो जांच में कई आरोप सही पाए गए। इसे लेकर अपर निदेशक के निर्देश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने परीक्षा प्रभारी व उसके सहायक को निलंबित करते हुए दोनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संबद्ध कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर विभाग में पूरे दिन चर्चा होती रही। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में बड़ा खेल किया गया है। इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधकों से लगायत शिक्षक संगठनों ने भी जिले स्तर पर की। इसके बाद भी किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करते हुए जिले में 282 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव द्वारा केंद्र निर्धारण में खूब मनमानी की गई। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए वसूली करने का भी आरोप लगा। इतना ही नहीं, कई विद्यालयों के बच्चों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी शिकायत नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक रामजन्म सिंह व श्री दुर्गाजी इंटर कॉलेज द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए सचिव ने जांच के आदेश दिए। मामले की जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने मामले की जांच की तो कई आरोपों की पुष्टि हुई। इसे लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव व उसके सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही दोनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संबद्ध कर दिया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ दिनेश सिंह ने बताया कि शिक्षक संगठन व विद्यालयों द्वारा कई शिकायतें मिली थी। अपर निदेशक के आदेश पर मेरे द्वारा शिकायतों की जांच की गई। जांच में कई आरोप सही पाए गए। अपर निदेशक के निर्देश पर परीक्षा प्रभारी उमाकांत यादव व उसके सहायक को निलंबित कर दिया गया है। दोनों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में संबद्ध किया गया है। बताया कि 2 लिपिक उमाकांत यादव और दिलीप गौड़ को निलंबित कर दिया गया है। इन लिपिकों ने गलत सूचनाएं दी जिसके कारण से गलत परीक्षा केंद्र बन गए।
इनको चार्जशीट दी जाएगी और जांच कराई जाएगी। जांच अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र निर्धारण में अनियमितता की कुछ विद्यालय वालों ने, कुछ शिक्षक संगठनों ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के यहाँ शिकायत की थी कि केंद्र निर्धारण में बहुत सी अनियमितताएं की गई हैं। तो उसकी जांच सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुझे दी थी और उसकी जांच मैंने किया। तो उसमें जो शिकायतें हैं, अधिकांश शिकायतें पुष्टित पाई गई। जैसे कि यह है कि बिना किसी कारण से जो बोर्ड ने बच्चों का परीक्षा केंद्र निर्धारित किया था, उसको दूसरे एक्सचेंज करके दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा अनियमितता की गई थी, जबकि कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं थी, फिर भी उनको बच्चों को दूसरे परीक्षा केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया। एक दूसरा प्रकरण था कि एक लालगंज के विद्यालय का सेंटर रौना पार्क करीब 70 किलोमीटर दूर कर दिया गया और प्लस आधारभूत जो सूचनाएं हैं वो कंप्यूटर में फीड की जाती हैं, उसी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाता है। तो उन आधारभूत सूचनाओं के फीड करने में भी अनियमितता बरती गई है। इसकी 3 तरह की आपत्तियां जो शिकायतें थी, उनकी जांच में ये शिकायतें पुष्टित पाई गई थी और मेरे द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजी गई। उनसे इसके बाद जो है विभाग से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत मैंने 2 बाबुओं को जो है उसमें निलंबित किया है। एक है उमाकांत यादव जो परीक्षा प्रभारी थे और इसके पहले एक दिलीप गौड़ थे जो पहले आधारभूत सूचनाएं कंप्यूटर में फीड किया था। तो दोनों दोषी पाए गए थे कि उन्होंने गलत सूचनाएं फीड की, जिसके कारण से गलत परीक्षा केंद्र निर्धारित हो गए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो इन्हीं अनियमितताओं के कारण उनको निलंबित किया गया है। अभी उनको चार्जशीट दी जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है वीरेंद्र प्रताप सिंह को और जांच में जो आएगा उसी अनुरूप उनको दंड भी दिया जाएगा। कितने स्कूलों के गड़बड़ी पाई गई थी? जो शिफ्टिंग वाला है वो लगभग 165 विद्यालयों का जो है शिफ्ट कर दिया गया था, जब बिना किसी एप्लीकेशन के उसके। और जो आधारभूत सूचनाओं की फीडिंग का एरर है, उसमें जैसे सब तो जांच नहीं कराया जा सकता था। जो शिकायतों में उल्लेख थे विद्यालय, उनका मैंने भौतिक सत्यापन अपने स्तर से कराया। करीब 6 स्कूलों का मैंने जांच कराई। तो 6 स्कूलों में और फिर यहाँ जो आधारभूत सूचनाएं फीड की गई थी, उनमें भिन्नता पाई गई। जो मौके पर निरीक्षण कराया गया और जो आधारभूत सूचनाएं फीड कराई गई थी, तो इतनी जल्दी सारे विद्यालयों को जांच कराना तो संभव नहीं था। तो जिन विद्यालयों के संबंध में शिकायत में उल्लेख था, उन्हीं का भौतिक सत्यापन हमने कराया था। तो अब सर सेंटर का निर्धारण पुनः होगा या वो किस तरह? नहीं, सेंटर तो अब निर्धारण पुनः नहीं होगा, क्योंकि हमारी 24 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी। विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, अभी तो इस समय तो कार्रवाई नहीं हो सकती है, जो केंद्र निर्धारित हो चुके हैं। अब हमारा पूरा फोकस है कि जो जिनमें कमियां हैं उनको हम परीक्षा तक दूर करा के और नकल विहीन पूरी जो है परीक्षा शुचितापूर्ण परीक्षा कराने का प्रयास होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर परीक्षा केंद्र नहीं बदले जा सकते हैं। तो हमारा फोकस इसी पर है। उसमें कल मैंने बुलाया था डीआरएस को भी कि इन विद्यालयों पर जिसमें कमियां पाई गई हैं हमारे उस पर शीघ्र ही कमियां सारी दूर करा ली जाए और उनको जो है हमारी किसी तरह से भी परीक्षा प्रभावित ना हो। सर, अधिकारी द्वारा जो मतलब जो सेंटर बनाए गए थे, यहाँ पे सर बहुत ऐसे स्कूल है जो 30 साल 25 साल पुराने हैं, जो माने जाने स्कूल हैं, उनका सेंटर ही नहीं इस बार बनाया गया। हाँ, ये भी एक बिंदु था कि जो है जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं बहुत से उनके जो है केंद्र नहीं बनाया गया। लेकिन केंद्र बनाना या न बनाना वो तो अलग हो, सभी परीक्षा केंद्र नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो बनाए गए उनमें अनियमितता पाई जाएगी तो इस पे कार्रवाई हुई है।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का समापन प्रतिभा निकेतन स्कूल में समारोह पूर्वक किया गया। इस वर्ष की प्रतिभा निकेतन स्कूल में समारोह पूर्वक थीम प्रवाह के तहत पूरे माह सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह में छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं हितधारक विभागों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए पारितोषिक व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक संचालित किया गया। शुक्रवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह संपन्न हुआ। पिछले 1 माह से नुक्कड़ नाटकों, पोस्टरों, स्लोगनों के विभिन्न स्तरों पर जगह जगह जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह को संबोधित करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर RN चौधरी ने बढ़ते हुए सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने संबोधन में कहा कि हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का सदैव पालन करना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अतुल यादव, संभागीय प्रवर्तन अधिकारी ARI व विद्यालय प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मौर्य ने बताया कि इस अवसर पर विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने पोस्टरों के जरिए उन्होंने लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। जनवरी तक मनाया जा रहा था, उसी का आज समापन है और इस अभियान के दौरान हम लोगों ने लोगों को जागरूक भी किया, प्रवर्तन कार्रवाई भी की, दंडित भी किया और गोष्ठियां भी करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने फोकस किया है कि जब बच्चे जागरूक होंगे तो पूरे एक परिवार को जागरूक करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया है। बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन स्केच बनाए थे, पोस्टर बनाए थे, उन सबको प्रशस्ति पत्र हम विद्यालय में हमारे जो है यातायात से संबंधित जो है यातायात माह के अंतिम दिन जो है परिवहन विभाग द्वारा जो है परिवहन विभाग आजमगढ़ द्वारा जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें बच्चों को यातायात से संबंधित जानकारियां बताई गई और उनसे ये बताया गया कि इन सारी चीज़ों को जो यातायात के नियम हैं वो अपने गार्जियन को बताए, अपने रिलेटिव को बताए, अपने सगे संबंधी को बताए, या जो भी ऐसे लोग हैं जो यातायात के रूल्स को पालन नहीं करते हैं उनको बताएं कि आपको कैसे चलना चाहिए रोड पे, रोड के नियम का पालन करना चाहिए। इसके लिए स्कूल में एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से बच्चों ने संदेश दिया कि नशे में अगर गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट लगा के ना चलाते हैं गाड़ी, या सीट बेल्ट लगा के गाड़ी हम नहीं चलाते तो उससे उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। और इस प्रतियोगिता के बाद जो है परिवहन विभाग के द्वारा जो है बच्चों को जो है प्रमाण पत्र दिए गए और उनको जो है सम्मानित किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि हमें जो है यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जीवन अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है और देर हो या किसी वजह से भी हम इससे समझौता ना करें, इसलिए यातायात रूल्स का सदैव पालन करें। रास्ते के विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में हुए विवाद का मामला शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा। मामला अतरौलिया थाना के गांव पटाधन का है। पीड़ित मुक्खू गुप्ता ने बताया कि 29 जनवरी को जब वह मेले में गए थे तभी पड़ोसियों ने जबरन उनकी जमीन में सोलर लाइट का खंभा लगवाना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी व दोनों बच्चियों के विरोध करने पर उन्होंने मारपीट, गाली गलौज व छेड़खानी की। उनके अभद्र व्यवहार व छेड़खानी को लेकर जब उन्होंने मुकामी थाने में तहरीर दी तो उसे लेने से मना कर दिया गया। पीड़ित ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उनके प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। ये मामला जमीन का विवादी, तो उसमें थाने से कागज बना था सुलहनामा कि अब जो इसमें कोई चीज़ नहीं हो पाएगा।
तो हम जो गए थे दुकान लेके मेला, तो उसमें जो है लाइट सूरजा लाइट गाड़ रहे थे। कौन कर रहा था? मूलचंद पड़ोसी किरदार है क्या आपके यहाँ? पड़ोसी है। तो हमारी 2 लड़कियाँ ने गई वहाँ, तो उसको भी गाली देने लगे कि जो मर्जी होगा कर देना, उखाड़ेंगे नहीं, इसको हटाएंगे नहीं। और तब इसके बाद हम आए तो हमको भी धमकी दे लेने लगे। तो हम गए थाने पे जो एप्लीकेशन देने, तो घर पे हमारे 6 जने वो लोग और 4 औरतें घर में हमारे घुस के हमारे मेहरारू के लड़की के लाते घुसा मारने लगे। इसके बाद हम पुलिस 100 नंबर 112 के साथ हम आए, बाइक से हम आए, आगे आगे 100 नंबर आई यहाँ पर घर पे। तो हमको भी उसमें लाद लिया, ले जाके 151 में बंद दिया कह। तो हमने जो है उसमें वो बोला, सर हमको क्यों ले आए, हम तो आपके साथ ही में था। कह रहा ऐसी कुछ नहीं होगा, यही होता है। हम कहा ठीक है। 151 में फिर हो गया। फिर इसके बाद तो साहब से बोले हैं कि हमारा ये जो छेड़छाड़ के भी मुकदमा आप डालिए। तो एसओ साहब कह रहे ये नहीं होगा। तो हम कहें क्यों नहीं होगा भाई, अगर हमारे बच्ची के हमारे मेहरारू के घर में खींच के लाता गुस्सा मार रहे हैं, छेड़खानी ये नहीं हुआ। तो एसओ साहब कह रहे हैं ये नहीं होगा। हाँ, तो एसपी साहब के यहाँ, तो हम जो एसओ साहब से बोले हैं कि जो एसपी साहब के हम जाएंगे, तो एसओ साहब बोले कहीं भी जाओ, तुम्हारी जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, लिखा नहीं जाएगा। तो जो एसपी साहब के हम आए हैं यहाँ, अपना लिख के दिए हैं। क्या कहें, क्या आश्वासन दिए हैं? तो जो एसपी साहब वो बोले जाइए, कार्रवाई इसका होगा। रास्ते के विवाद के तो समझौता हुआ था, अब इसमें कोई काम नहीं होगा। पड़ोसी द्वारा उसमें खम्भा गाड़ दिया गया। इसी चीज़ का विवाद हुआ? उसी चीज़ का हुआ विवाद। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कौशल प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त बैंकों को निर्देश दिया कि योजनांतर्गत जो भी आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं, उसे जल्द से जल्द निस्तारण करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU की विभागवार समीक्षा की गई और निर्देश दिया कि समस्त संबंधित विभाग अपने अपने विभाग के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU को धरातल स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु सभी इन्वेस्टर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में परियोजनाएं संचालित हो सकें। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित समस्त आवेदनों को निर्धारित समय से पहले ही निस्तारित कराएं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही रोजगारपरक ऋण योजनाओं एवं भारत सरकारी की महत्वाकांक्षी PM विश्वकर्मा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराए जाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पोर्टल से दर्जी, राजमिस्त्री एवं बढ़ई ट्रेड का आवेदन पत्र हट जाने के कारण दिनांक 29 जनवरी 2025 तक उपरोक्त योजना में कुल 6,815 आवेदन प्राप्त हुए हैं। गत वर्ष के लक्ष्य 1,800 के सापेक्ष 1,479 का चयन कर तृतीय स्तर पर प्रेषित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में द्वितीय स्तर पर लंबित 2,364 आवेदन पत्रों को सत्यापन हेतु समस्त ब्लॉकों को प्रेषित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, जिला नगरीय विकास अभिकरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, रोजगार आदि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष 100% पूर्ति सुनिश्चित कराएं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई और उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। अंत में अध्यक्ष द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग SS रावत, LDM, अभिहित अधिकारी, BSA, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं व्यापारी उद्यमी बंधु उपस्थित रहे। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी सुनील कुमार यादव उर्फ कुंटू पुत्र दूधनाथ निवासी एनपुर थाना जियनपुर अपने मौसेरे भाई कमलेश यादव पुत्र सुरेश निवासी केशवपुर थाना जियनपुर 7 अप्रैल 2017 की भोर में 4 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचा। पेट्रोल लेने के बाद बाइक कौन चलाएगा, इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसी विवाद में सुनील उर्फ कुंटू ने कमलेश को कट्टे से गोली मार दी, जिससे मौके पर ही कमलेश की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी सुनील के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह तथा अश्विनी राय ने वादी मुकदमा समेत कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुनील उर्फ कुंटू को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।